हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिगेंट क्लासेस। मैं कोमल दायमा पिछले कुछ दिनों से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में सब कुछ कवर किया है। आज हम रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द रिवीजन सीरीज? इसमें हम बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाने वाले हैं। वी आर क्रिएटिंग जस्ट 2 वीडियोस, ठीक है। 2 ही वीडियोस बना रहे हैं, ओके फाइन। लेकिन वो जो 2 वीडियोस होंगे, एक में पूरा आपका मैक्रो कवर होगा, ठीक है, एक में पूरा मैक्रो होगा, और सेकेंड में आपका डेवलपमेंट वाला पार्ट होगा, ठीक है, डेवलपमेंट वाला पार्ट। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके। सो पहले कुछ ट्रिक्स पर बात करते हैं। आपकी एग्जाम 18th को है, राइट? आपकी एग्जाम 18th को है, तो आपकी कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी है आपकी, ठीक है। तो क्या ट्रिक्स फॉलो करनी है? सबसे पहले ट्रिक आपको फॉलो करनी है कि एग्जाम से पहले दिन रात में आप टाइम पर सोओगे, ठीक है, स्लीप ऑन टाइम। सेकेंड ट्रिक, आप समय से उठ जाओगे, ठीक है, वेकअप एट टाइम, ठीक है, वेकअप एट टाइम, ताकि आप पैनिक ना हो। वैसे तो ज्यादा जल्दी मतलब 7 बजे भी उठ गए तो इट इज सफिशियंट, लेकिन कोई कोई पैनिक हो जाता है। सो वेकअप एट टाइम, ठीक है, आपको जिस टाइम पर सुटेबल लगता है उठ जाइए, ठीक है। एंड थर्ड एंड द मेन ट्रिक इज डोंट टेक एनी टेंशन, ठीक है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, ठीक है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब बहुत ज्यादा सोचते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे माथे में से निकल जाती है, ठीक है। हमारे दिमाग में से अगर सब कुछ खाली हो जाएगा तो इतने दिन का फायदा क्या है पढ़ने का? देखिए, हम लोग साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग 1 साल तो पूरा हो गया कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फॉर 12th, राइट? तो अभी डरने की क्या बात है? सिर्फ 1 या 2 दिन में कुछ होने वाला है क्या? नहीं। बट हाँ, रिविजन इस 2 दिन में आपकी बहुत अच्छे से होगी, जो आपको इस वीडियोस की हेल्प से होगी। आप खुद करना चाहते हो, आप खुद कीजिए, रिविजन आप कीजिए, लेकिन डरना नहीं है। डरने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों ने साल भर मेहनत की, आप ये बचे हुए 2 दिन का भी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है, आप इसे अच्छे से फॉलो करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम हमारा रिविजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहली कंसेप्ट क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये एक बिजनेस फर्म है और ये एक हाउस होल्ड है, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करती है? हाउस होल्ड अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियरशिप, ये सब बिजनेस फर्म को देती है। उसके बदले में बिजनेस फर्म को वेजेस, प्रॉफिट्स एंड रेंट, इंटरेस्ट देते हैं। ये तो आपको पता है, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर हाउस होल्ड क्या करती है? जो इनको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, जो कुछ भी मिलता है, उनसे वो एक्सपेंडिचर करती है गुड्स एंड सर्विसेज पर। उससे वो क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है गुड्स एंड सर्विसेज पर। और इसके बदले में हाउस होल्ड उन्हें क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो उनको चाहिए वो उन्हें दे देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं समझने जैसा नहीं है, ठीक है। तो जब हम ह्यूमन लेबर को कंट्रीब्यूट करते हैं तो वी गेट वेज, ठीक है, जो पैसे हमें मिलते हैं उसे हम वेज कहते हैं। जब हम कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जब हम इंटरप्रीनियरशिप देते हैं तो वी गेट प्रॉफिट, ठीक है। और जब हम फिक्स नेचुरल रिसोर्सेज दे, एग्जांपल लैंड, सो वी गेट रेंट फॉर दिट, ठीक है। उसके लिए हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। उसके लिए हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, विच इज द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो फाइनल यूज में काम आएंगे। कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस उन पर फिर से नहीं होगी, नॉट, ठीक है, उन पर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगी। सो जब हम कभी क्लोथ्स लेते हैं, ठीक है, हम जब क्लोथ्स लेते हैं तो हम उस पर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं क्या? घर पे लाने के बाद हम उसे डायरेक्टली क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। सो वो हो गए कंजम्पशन गुड्स। 2 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। फाइनल गुड का मतलब समझ गए, जिस पर अब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगी, वो गुड पूरी तरीके से यूज करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स मतलब एग्जाम्पल क्लोथ्स की, क्लोथ्स हम शॉप से लेकर आए तो उस पर हम कोई अलग से कंजम्पशन नहीं करते, उसी को हम लोग वियर करते हैं, ठीक है, कोई उस पर अलग से प्रोसेस होती है क्या? प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होती। कैपिटल गुड्स मतलब, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, ठीक है, मशीनरी। देखिए, जो फाइनल गुड्स पूरी तरीके से बन चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, ठीक है। देखिए, मशीनरी पूरी तरीके से तैयार है एज अ फाइनल गुड, लेकिन उसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन प्रोसेस में कर रहे हैं। उस पर हम प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर रहे, उसका इस्तेमाल प्रोडक्शन प्रोसेस में कर रहे हैं। सो दे आर नोन एज कैपिटल गुड्स, ठीक है, उन्हें कैपिटल गुड्स कहते हैं। आप एग्जाम में एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, ये दोनों भी, क्लोथ्स एंड मशीनरी, दे आर द सुपर एग्जाम्पल, आप इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी देखिए, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन दिया है। सो व्हाट इज दिस मीन्स, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब ऐसे गुड्स जो आपने परचेज किए हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज, टिपिकली लास्टिंग मोर देन अ ईयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज के लिए आपने उनका, लॉन्ग टर्म यूज के लिए आपने क्या किया है? उनका परचेस किया है, ठीक है। आपने उसको क्यों खरीदा? क्योंकि हम उसे 1 साल से ज्यादा
यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। ऐसा कभी होता है आपके घर में कि आज मम्मी ने कहा कि अब ये फ्रिज, सपोज आपके घर पे कल फ्रिज आया और आज आपकी मम्मी ने कहा कि इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसे बेच देते हैं, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता, राइट? हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हाँ वो कभी खराब होते तो हम रिपेयर करवाते हैं, कुछ चीजें करवाते हैं, बट दे आर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, फाइन। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, आगे का टॉपिक रिवाइज करते हैं, विच इज द इंटरमीडिएट गुड्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ऐसे गुड जो फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, मतलब वो फाइनल कंजम्पशन हम उनका नहीं कर सकते और वो कैपिटल गुड्स भी नहीं है, ठीक है, मतलब फाइनल कंजम्पशन भी हम उनका नहीं कर सकते और वो कैपिटल गुड्स भी नहीं है, दे आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। दिस इज द रिविजन, तो क्वाइट थोड़ा सा फास्ट होगा बट कंसेप्ट आपको पूरी समझ में आएगी, ठीक है, फाइन। चलिए ये देखते हैं क्या है। स्टॉक मीन्स पर्टिकुलर टाइम पर डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और फ्लोज मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय बाद। स्टॉक मीन्स एट दिस टाइम, ये मूवमेंट पर क्या चल रहा है, दिस इज नोन एज स्टॉक। और फ्लोज मीन्स एक साल, एक महीने बाद क्या होगा, दिस इज नोन एज फ्लोज, ठीक है, दिस इज नोन एज फ्लोज। सो स्टॉक क्या है? स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये अभी टाइम पर चल रहा है। डायनामिक मतलब मे सम हैव चेंजेस, ठीक है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ओके फाइन, आपको समझ में आ गई दिस कंसेप्ट, स्टॉक एंड फ्लोज समझ में आ गया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम में, ठीक है। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझनी है, अभी ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी मशीनरी, ठीक है, कोई भी मशीनरी जब हम यूज करते हैं तो वो कभी ना कभी खराब होती है, ठीक है, खराब होती है या फिर हम उसे रिपेयर कर सकते हैं, हमें उसे रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसी चीजों को डेप्रिसिएशन कहते हैं, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओके फाइन। सो अभी डेप्रिसिएशन कॉस्ट मतलब क्या? जब हम ये रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें जो पैसा लगता है उसे डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जितनी इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जितनी सारी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं कैपिटल गुड्स के अंदर, ठीक है, कैपिटल गुड्स के अंदर, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, वो सारी इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर टर्म आपको डिफिकल्ट लगती होगी बट इसका रियल मीनिंग ये है, ठीक है, बट दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, फॉर्मूला आपको याद करना है और आई होप आपने किया भी होगा। अभी तो हाई टाइम है, आप लोगों ने तो पहले ही याद कर लिया होगा, राइट। हाई टाइम मतलब डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था। हाई टाइम मीन्स कि आप ये इतनी बार पढ़ चुके होगे कि अब आपको ये याद रह गया होगा, राइट, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम, दिस इज द मेन पॉइंट बिकॉज हमारा टॉपिक ही नेशनल इनकम है, राइट। सो नेशनल इनकम इज एडिंग अप ऑल द मनी अर्न बाय एवरीवन इन कंट्री, मतलब कंट्री में जितने लोग हैं उन सब लोगों का पैसा जो वो सब कमा रहे हैं, वो सारे पैसा जब मिक्स हो जाता है या फिर उसको जब हम ऐड करते हैं तो इट इज नोन एज नेशनल इनकम, ठीक है, इट इज नोन एज नेशनल इनकम। आई होप आप समझ गए। नेशनल इनकम मतलब कि एक कंट्री के सारे लोग जो मिलकर कमा रहे हैं, ठीक है, मिलकर मतलब अलग अलग इंडिविजुअल कमा रहे हैं बट हम उसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज नेशनल इनकम, इसे नेशनल इनकम कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेशनल इनकम के 3 मेथड्स है, कौन से? वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। सो व्हाट इज द वैल्यू एडेड मेथड? बताइए वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या है? जो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनते हैं, ठीक है, जो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं, जो हम ये सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम काउंट करते हैं उन्हें कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड? प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, तो ये दोनों, प्रोडक्ट मेथड इज अल्टरनेटिव नेम फॉर वैल्यू एडेड मेथड, ये याद रखिएगा, इस पर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो वैल्यू एडेड मेथड मतलब जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज लोग, अलग अलग लोग, जो सारे फर्म्स जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है, और हम उसको क्या करते हैं, हम उसको काउंट करते हैं इन दिस मेथड। सो दिस इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। अगर हम डिप्रिसिएशन का इंक्लूड करें वैल्यू एडेड मेथड में, ठीक है, अगर हम वैल्यू एडेड मेथड में डिप्रिसिएशन का इंक्लूड करें, ठीक है, तो मेजर ऑफ वैल्यू एडेड दैट वी ऑब्टेन इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर हम कन्वर्जन देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कन्वर्जन बहुत सारे हैं, 3 है, बहुत सारे नहीं है, 3 कन्वर्जन है, तो अभी हम वो देख रहे हैं,
देखिए, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में अगर हम डिप्रिसिएशन डालें, ठीक है, हम इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड कर रहे हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में डिप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे, सॉरी वैल्यू एडेड में डिप्रिसिएशन अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वी गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। और अगर हम इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे सो वी गेट नेट वैल्यू एडेड, ठीक है। तो अगर हमें नेट वैल्यू एडेड से ग्रॉस वैल्यू एडेड में आना है तो हमें डिप्रिसिएशन को प्लस करना होगा, डिप्रिसिएशन को प्लस करना होगा, राइट। और वही अगर हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड से नेट वैल्यू में जाना है तो डिप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। समझ गए आप लोग? इट्स इजी, ठीक है। ये कन्वर्जन है, आपकी बुक में दिया है, बट अभी आपको समझ गया होगा, अभी ये आसान हो गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वो ओके, एक्सपेंडिचर मेथड, तो सिर्फ एक फॉर्मूला दिया है तो अब आपको इसमें से क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड मतलब क्या, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड मतलब क्या। सो वैल्यू स्पेंडिंग जो फर्म्स रिसीव करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं और फर्म्स उसे रिसीव करते हैं, इट इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये कैलकुलेट है, दिस इज द टाइप, ओके। तो ये कैलकुलेट होता है, तो ये क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड देन नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप इतना याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, आपको इसका मीनिंग याद रखना है, विच इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इज द इनकम मेथड। सो इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम मतलब वो क्या अकाउंट में लेती है, इनकम जनरेटेड फ्रॉम द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये है बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो इनमें से जो इनकम जनरेट होती है, इनकी मदद से जो इनकम जनरेट होती है, इट इज नोन एज द इनकम मेथड। इसे इनकम मेथड कहते हैं। आई होप आपको तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। आपको नेशनल इनकम का मतलब समझ में आया, तीनों मेथड समझ में आया और एक कन्वर्जन हमने देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी, सो व्हाट इज द जीडीपी, इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एडेड created through the production of goods and services in a country during a certain period। जनरली 1 ईयर का पीरियड होता है, मतलब एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुए, ठीक है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुए, ठीक है। दिस इज नोन एज जीडीपी, दिस इज नोन एज जीडीपी। समझ गए आप लोग जीडीपी? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, तो रियल जीडीपी एक्सप्रेस किया जाता है बेस ईयर प्राइजेस पर, ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइजेस, मतलब आज जो प्राइजेस चल रहे हैं उस पर नॉमिनल जीडीपी निकलता है, ठीक है, आज जो प्राइजेस चल रहे हैं उस पर नॉमिनल जीडीपी निकलता है, ठीक है। एंड बेस ईयर मतलब जो लास्ट ईयर या फिर इससे पहले साल के जो थे उस ईयर पर जो जीडीपी निकलते हैं उसे रियल जीडीपी कहते हैं। सो इम्पोर्टेंट कौन सा है, विच इज द इम्पोर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट, तो रियल जीडीपी इज एन इम्पोर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट, ओके। रियल जीडीपी इंपॉर्टेंट है और अप्रोप्रिएट है, ओके फाइन, समझ गए आप लोग? आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं, विच इज द जीएनपी, ठीक है। तो व्हाट इज द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज नोन एज जीएनपी प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी। तो जीडीपी मतलब जो पूरे एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से हमें इनकम मिलती है, ठीक है। जो देखिए हमारे कुछ लोग सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ के कुछ लोग, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स, उनको बाहर अच्छी जॉब लगे, ठीक है, उनको बाहर जॉब लगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी इनकम हर साल अपने घर वालों को भेजते जाएंगे, ठीक है, भेजेंगे, राइट। सो जीएनपी मतलब क्या आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो ये है, क्या कहते हैं उसे, जीडीपी मतलब जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से हमें जो फैक्टर इनकम मिल रही है वो, ये दोनों को मिलाकर क्या आएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आप समझ गए। नाउ एनएनपी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या करना है इसमें आपको, जीएनपी मतलब जो जीएनपी हमें मिल रहा है माइनस डिप्रिसिएशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जो जीएनपी हमें मिल रहा है उससे माइनस आपको डिप्रिसिएशन करना है। सो यू विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगेन दिस इज द कन्वर्जन, आई होप ये आप समझ गए, ठीक है, समझ गए आप लोग। इट्स रिविजन सीरीज और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आई होप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मनी एंड बैंकिंग। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया हो, ठीक है। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है। आई होप यू गेट एवरीथिंग राइट। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू, ओके। मैं आपको जवाब दे दूंगी क्योंकि आपकी एग्जाम अभी नजदीक है, राइट। सो प्लीज आप ये वीडियो देखिए और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए। वैसे तो मैंने रिवीजन का सब कुछ कवर किया है, कुछ भी नहीं छूटा है इसमें से, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। एक कन्वर्जन बाकी है तो वो देख लेते हैं एक बार हम, ओके। सो हमने दोनों में देखा, अगर हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो हम हमेशा डिप्रिसिएशन प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, प्लस या माइनस करते हैं। सो व्हाट अबाउट मार्केट टू फैक्टर, ठीक है। मार्केट टू फैक्टर अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है या प्लस करना है, क्या करना है। सो हमें यहाँ माइनस करना है नेट डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट डायरेक्ट टैक्सेस को हमें माइनस करना है, ठीक है। जब हम मार्केट से फैक्टर जाएंगे तो हमें नेट डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। जैसे हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन करते हैं वैसे यहाँ पर ये करना है, फाइन। और नेक्स्ट क्या है, और अगर यही हमें नेशनल से इट्स नॉट एम इट्स एन, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम इसमें से इस तरफ जाते वक्त नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई होप आपको ये तीनों भी कन्वर्शन समझ में आ गए हो, ठीक है। तो अब इस चैप्टर का कोई भी पॉइंट आपका बचा नहीं है, ठीक है। सो ये वीडियोस आपको सफिशिएंट है आपकी रिवीजन के लिए, फाइन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द मनी एंड बैंकिंग। हम आपका अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ मनी इज दैट इज एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी के अपने प्राइमरी और सेकेंडरी मीन्स देखे तो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी यूज है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और सेकेंडरी कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, ओके, फाइन। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, बार्टर सिस्टम मतलब पहले के जमाने में ऐसा होता था कि आप मुझे गेहूं दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको कांदे दे देता हूँ, ठीक है, ओनियंस, ठीक है, व्हीट और ओनियंस की कंजम्पशन, ठीक है, व्हीट्स एंड ओनियंस का कंजम्पशन, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, मतलब चीजों का लेन देन, ठीक है, चीजों का लेन देन, थिंग्स का लेन देन, ठीक है। दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम की, पेरिशेबल आइटम मतलब अगर बहुत ज्यादा खराब होने वाली चीज हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फूड, ये ज्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते, ठीक है, वो खराब हो जाता है। तो बहुत ज्यादा खराब होने वाली चीजें हो तो हम इसको ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है, मतलब अगर मुझे ओनियंस के बदले में टोमेटोस चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे सामने वाले इंसान को जो है उनको अपने स्लीपर्स के बदले में ओनियंस चाहिए, ठीक है, उनको अपने स्लीपर्स के बदले में ओनियन चाहिए। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होगी क्या, इसमें नहीं होगी, वी फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम। और मनी के फंक्शंस क्या है हम लोगों ने देख लिए, मनी के फंक्शंस याद रखिए, दे आर द इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन है कि वो यूनिट ऑफ अकाउंट है, मतलब हम इनसे चीजें क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। और ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी भी चीज को हम एक्सचेंज करने के लिए मनी का इस्तेमाल करते हैं, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिमांड फॉर मनी, ठीक है। मनी की डिमांड क्यों है, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब पैसा लेन देन, ठीक है, पैसा देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर गेहूं रेगुलर चीजें चाहिए, गेहूं खरीदने हैं, दूध खरीदने हैं, ठीक है, तो ये खरीदने के लिए तो ट्रांजैक्शन करने के लिए चाहिए। एंड स्पेकुलेटिव मतलब किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फाइन। आई होप आप समझ गए हो, ओके। दिस आर दी मोटिव्स। सो अभी हमारे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक को देखना है। सो सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 में, फाइन। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कमर्शियल बैंक नहीं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट कमर्शियल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक मतलब जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो मेन ब्रांच है, मेन हेड है, ठीक है, तो वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और कमर्शियल बैंक्स मतलब जो लोगों को लोन देता है, ठीक है, लोन देना, डिपॉजिट। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या है कि वो लोगों से डिपॉजिट रख लेता है, ठीक है। तो मुझे अगर मेरी 5000 रुपीज पेमेंट है और मुझे 4000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करना है तो मैं कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर सकती हूँ। और मेरे ही नेबर को सपोज वहां से जाकर लोन लेना है, ठीक है, उनको 3000 का लोन चाहिए, तो वो भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो लोन देना और डिपॉजिट रखवाना ये कमर्शियल बैंक का काम है। और सेंट्रल बैंक का काम है कि इन सारे बैंक्स पर कंट्रोल रखना, ठीक है।
आई होप आप समझ गए। आपके एनसीईआरटी में फिक्शनल स्टोरी भी दी है इसे समझाने के लिए, बट ये भी मोर देन इनफ है। इतना भी आप समझ गए तो आप समझ गए, ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कंसेप्ट, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। तो ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एनी फर्म, ठीक है। इस तरफ अगर असेट्स है और इस तरफ लायबिलिटीज है, ठीक है, इस तरफ असेट्स और इस तरफ लायबिलिटीज है। तो यहाँ पर आपको क्या आने वाला है और यहाँ से आपको क्या जाने वाला है, ये है, ठीक है। तो अभी देखते हैं असेट्स मतलब क्या। फर्म्स ओन एंड व्हाट अ फर्म कैन क्लेम फ्रॉम अदर्स, ठीक है, ठीक है। फर्म्स का वो अपना खुद का है, ठीक है, वो उसका खुद का है और वो दूसरों को भी ये मांग सकता है, वो दूसरों को भी ये मांग सकता है। सो दिस इज नोन एज असेट, उसे असेट कहते हैं। मतलब ये मेरा खुद का है और मैं ये मांग सकती हूँ लोगों से, ठीक है। मैंने अगर मेरी कोई चीज किसी को दी है और वो मुझे फिर से चाहिए तो वो मैं अपनी मांग सकती हूँ, मेरी चीज है, ठीक है। एंड लायबिलिटीज मतलब जो चीज मेरी नहीं है, जो मेरी नहीं है, ठीक है, जो मेरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन मैंने किसी से बोरो कर लाया तो ये मेरा है क्या, नहीं है, ठीक है, पेन मेरा नहीं है, फाइन, समझ गए। तो जो मेरी नहीं है और मैं मुझे लौटानी है, ये मेरे लिए डेब्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बैंक का अगर आपको असेट और लायबिलिटीज देखना है तो व्हाट विल द असेट ऑफ बैंक, बताइए बैंक का असेट क्या होगा, व्हाट विल बी द असेट ऑफ बैंक। अलाउ मी अ मिनट, मैं इसे एक बार रफ करके आपको फिर से दिखा देती हूँ, फाइन। चलिए देखते हैं कि बैंक का असेट क्या होगा, ठीक है। देखो, allow me a minute, I will just change the color of the pen. Okay, so देखिए, असेट, बैंक की असेट और बैंक की लायबिलिटी, ठीक है। बैंक के बना रहे हम, बैंक की असेट और बैंक की लायबिलिटी। तो क्या होगी बैंक की असेट, मतलब जिससे उसे पैसा मिलने वाला है, तो उनके लोन्स, ठीक है। जो लोन्स होते हैं वो उनके असेट है, क्योंकि लोन्स लोग वापस करेंगे, उस पर इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है। और जो उनकी डिपॉजिट है वो लायबिलिटीज। क्यों लायबिलिटीज है, क्योंकि मैं कभी भी बैंक में जाकर, जो मैंने 4000 रुपए बैंक में रखे हैं, मैं कभी भी जाकर उन्हें मांग सकती हूँ, ठीक है। मैं कभी भी जाकर उन्हें वो मांग सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा पैसा है, उनका नहीं है, राइट। समझ गए आप लोग, व्हाट इज द असेट एंड व्हाट इज द लायबिलिटी, फाइन। दिस आर द कंसेप्ट, और ये याद रखिए, इस पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, कुछ भी बन सकता है, ओके, फाइन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज द मनी क्रिएशन। तो मनी का क्रिएशन कैसे होता है, करेंसी मतलब हमारे हाथ में कितनी करेंसी है, नॉट इन बैंक्स, ठीक है। हमारे हाथ में कितना पैसा है, हमारे हाथ में कितना पैसा है, ठीक है, दिस इज नोन एज द करेंसी, हमारे, ठीक है, हमारे हाथ में कितना पैसा है, ये करेंसी है। एंड डिपॉजिट मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट मतलब कि मैं कभी भी जाकर इन्हें मांग सकती हूँ, ठीक है, राइट। नो, टाइम डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों एक ही होता है। इसमें के दो टाइप्स है, फिक्स्ड एंड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स एंड डिमांड। डिमांड मतलब मैंने ऐसा डिपॉजिट रखा है कि मैं कभी भी जाकर मांग सकती हूँ। एंड फिक्स मतलब मैंने कुछ सालों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे 5 years 4 years, ठीक है, कुछ सालों के लिए। तो M1 मतलब क्या है, M1 मतलब है करेंसी जो हमारे हाथ में है, एंड डिपॉजिट, ठीक है, कि हमारा बैंक में कितना डिपॉजिट है, ठीक है, फाइन, चलेगा, समझ गए आप लोग, ओके ग्रेट। सो ये है M1, ठीक है। लिमिट्स टू क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर। तो जो मनी क्रिएशन है या फिर क्रेडिट क्रिएशन है, उसमें क्या लिमिट्स है। सो आरबीआई क्या करती है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट अपने पास रखवाती है एवरी बैंक से, ठीक है। हर एक बैंक को सर्टेन % ऑफ डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है, आरबीआई के पास रखना होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि हम सारा पैसा क्या कर सकते हैं, सारा पैसा लोन में कोई भी बैंक नहीं दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो क्या है कि एक परसेंटेज है कैश का, जो बैंक क्या करती है, आरबीआई के पास रिजर्व रखती है, ठीक है, बैंक क्या करती है, आरबीआई के पास रिजर्व रखती है, फाइन। ये हर साल चेंज होता है, तो आपको इसमें इतना सोचने की जरूरत है कि इस साल का कैश रिजर्व रेशो क्या है, बस आप इतना समझ लें कि कैश रिजर्व रेशो क्या है, तो ये इनफ है आपके लिए, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी मल्टीप्लायर, MM इज इक्वल टू 1/CRR, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर किसे निकालते हैं, CRR, ठीक है, 1/CRR, ठीक है, इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, ओके। सपोज अगर हमारा मनी मल्टीप्लायर CRR है 20%, तो आंसर विल बी 0.2%, सो राइट आंसर विल बी द 5, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, अगर आया तो, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, बट अगर आया तो आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, फाइन, समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। दिस इज द इम्पोर्टेंट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले पूछे गए, सीयूईटी में तो बहुत बार पूछे गए, तो चांसेस है कि बोर्ड में भी पूछा जाए, ठीक है। आपको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, द एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। सेंट्रल बैंक, आरबीआई नहीं बोलेंगे,
सेंट्रल बैंक आएगा, ठीक है, आरबीआई नाम नहीं आएगा, सेंट्रल बैंक आएगा। ओके फाइन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको समझ में आ रहा है, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा है। फास्ट थोड़ा लग रहा होगा, बट दिस इज द रिवीजन क्लास, ये रिवीजन क्लास है तो ऐसे ही चलेगा। ओके फाइन। रिजर्व बैंक इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन इशू करेंसी, ठीक है, सिर्फ रिजर्व बैंक ही है जो करेंसी को इशू कर सकती है। तो इशूइंग करेंसी इज द मेन फंक्शन, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब सारे बैंकों को ये लोन दे सकता है, ठीक है, लेंड कर सकता है, सारे बैंकों को ये लोन दे सकता है, सो इट्स नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई का कंट्रोल करना, ठीक है, मनी सप्लाई का क्या करना, कंट्रोल करना। ओके फाइन, समझ गए आप, गुड। बैंकर टू गवर्नमेंट, ठीक है, ये बैंक है गवर्नमेंट की, ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ बैंक, बहुत से बैंकों को पैसा देता है, उन पर कंट्रोल रखता है, तो बैंकर ऑफ बैंक है। बैंकर टू गवर्नमेंट है। ओके सीआरआर, ठीक है, इनका काम है कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो लाना, अलग अलग रिजर्व रेशियो लाना, ठीक है। ओएमओ मतलब ये क्या करते हैं, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें ये क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, सपोज अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में आ गई है, मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गई है, तो आरबीआई क्या करेगा, रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, बोलेगा कि आप 18% अगर कैश रिजर्व रखते हैं तो आप 20% रखेंगे। तो इसका क्या होगा, इससे होगा कि लोन्स कम हो जाएंगे, लोन्स कम हो जाएंगे, लोन्स कम हो गया तो लोगों के पास पैसा कम हो गया, और पैसा कम हो गया तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, और जब किसी चीज की डिमांड कम होगी तो उसका रेट कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। फाइन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आते हैं आउटराइट रेपो, तो ये सब इनका काम है कि इससे ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। फाइन, सो व्हाट इज द आउटराइट रेपो, क्या है आउटराइट रेपो अकॉर्डिंग टू यू? आउटराइट एंड रेपो दो टाइप के ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटराइट एंड रेपो, बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। तो जब कोई सेंट्रल बैंक अगर अपनी सिक्योरिटीज किसी को सेल करती है, किसी को सेल करती है, ठीक है, और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उनसे रीपरचेस करेगी कुछ इंटरेस्ट पर, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट पर उनसे रीपरचेस करेगी, सो दिस इज नोन एज रेपो। और आउटराइट मतलब वो अपनी आपसे कुछ सिक्योरिटीज खरीद लेगी, ठीक है, बॉन्ड सिक्योरिटीज खरीद लेगी, तो जिससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एंड बैंक रेट मतलब सेम कि कुछ बैंक का रेट कम करने से लोन कम हो गए, लोन कम हो गए तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, दिस इज द सेम लाइक सीआरआर। फाइन, समझ गए आप लोग? तो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ बैंक, कि वो ओनली इंस्टीट्यूशन है जो इश्यू करेंसी को इश्यू करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई है जिसमें सारे टूल्स आते हैं, सीआरआर, ओएमओ, बैंक रेट, ठीक है, मनी सप्लाई का कंट्रोलर है जिसमें सारे टूल्स आते हैं, सीआरआर, ओएमओ, बैंक रेट एंड ऑल दिस। बैंकर टू गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट को पैसा दे सकती है, लोन दे सकती है, उनके कुछ फंक्शंस कर सकते हैं, बैंकर टू बैंक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हमें देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बताइए क्या है इसका मतलब? दिस इज द न्यू चैप्टर ये आपका न्यू चैप्टर है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपका थर्ड चैप्टर है जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ये सब देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मतलब मेजरमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। मतलब हम मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं कि सारे फिनिश गुड्स, ठीक है, सारे फिनिश गुड्स की कितनी डिमांड है, ठीक है, कितनी डिमांड है, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है, दिस इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, इससे हम मेजर करते हैं, सो इसे इट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स है, वो है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, समझ गए आप लोग? ये उनके क्या है, कंपोनेंट्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसे आपको लर्न करना है, ठीक है। फाइन, ये रिवीजन है और इसको आपको लर्न करना है। ओके, आई होप ये रिवीजन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको जो पता नहीं है वो आज पता भी चलेगी, और अगर कुछ आप भूल गए हो कोई कंसेप्ट तो वो कंसेप्ट रिकॉल भी हो जाएगी, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें एक कंसेप्ट हम सीखते हैं लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है, तो इस वक्त वो सारे कंसेप्ट आपके क्या होंगे, रिवाइज होंगे। फाइन, रिवाइज होंगे। एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय बिजनेसमैन विद इन अ कंट्री एट अ गिवन प्राइस लेवल, ठीक है, तो ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, मतलब जो सारा टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स है
सप्लाइड बाय बिजनेसमैन विद इन अ कंट्री एट अ गिवन प्राइस, मतलब एक प्राइस पर सारे बिजनेसमैन ने, सारे बिजनेसेस ने जो कमोडिटीज या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या की है, सप्लाई की है, ठीक है, सप्लाई की है। सो ये इसमें काउंट होता है। क्या काउंट होता है कि एक फिक्स्ड प्राइस पर सारे बिजनेसमैन में सारे गुड्स एंड सर्विसेज किस प्राइस पर सप्लाई की है। दिस इज नोन एज द एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज नोन एज द एग्रीगेट सप्लाई। आई होप आपको समझ में आया हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। गॉट इट? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन एंड सेविंग। ये दो कंपोनेंट्स है एग्रीगेट सप्लाई के, विच आर द कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है, जो है कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है, कंजम्पशन एंड सेविंग। फाइन, आई होप आप समझ गए हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। सेविंग एग्रीगेट डिमांड मतलब सारे फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की, सॉरी सारे फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है इंडिया में, दिस इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई मतलब एक फिक्स्ड प्राइस पर सारे बिजनेसेस ने, जो सारे बिजनेसमैन है, उन्होंने चीजों को सप्लाई किया है, गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया है एक फिक्स प्राइस पर। सो दिस इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या थे एग्रीगेट डिमांड के? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स थे इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स क्या है जो आपकी स्क्रीन पर है, कंजम्पशन एंड सेविंग। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इतना ही जानना जरूरी है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, दैट्स इट्स इनफ। आगे देखते हैं, कब्स भी आएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए स्टार मार्क किया है। सो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो, ठीक है, इक्वल हो, ठीक है, एक हो, समान हो, तो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इसे इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। सो अभी हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, देखिए पहले एग्रीगेट डिमांड कितनी थी, ये थी आपकी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, और अचानक से आपकी सप्लाई बढ़ गई है। आपका एग्रीगेट सप्लाई कितना हो रहा है, ये हो रहा है। तो दोनों भी जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का। फाइन, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ गया है, होप कि आप ये समझ गए हो इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। इट्स इजी, इसको सिर्फ वन लाइन में याद रखोगे तो इट्स इनफ, ठीक है। अभी आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में डायरेक्टली कुछ डेफिनेशंस दी है, ठीक है। ये डेफिनेशंस कोई अपने वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये पता हो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, ठीक है, इट इज अ चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम, ठीक है, कि ये कंजम्पशन में चेंज होता है। जैसे आपकी इनकम चेंज हो रही है, सपोज मेरी इनकम है 5 रुपीज, छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि आप समझ जाए, और मेरा कंजम्पशन है 4 रुपीज, ठीक है, मेरा कंजम्पशन है 4 रुपीज। इसमें मैं बस सिर्फ नेसेसरी थिंग्स लेती हूँ क्योंकि मेरी इनकम बहुत कम है, तो मैं नेसेसरी थिंग्स ही अफोर्ड करती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉरी पूरे 5 रुपीज खर्चा हो गया, ओके। अब क्या हुआ, इनकम मेरी बढ़कर 7 रुपीज हो गई। तो अब मैंने सोचा कि मैं वो सारी चीजें लूं जो मुझे जरूरत की नहीं है लेकिन वो मुझे लगती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो आपको प्रेस्टीज देती है, जो आपको प्रेस्टीज देती है, वो वाली चीज है, ठीक है। तो 6.5 रुपीज मेरा क्या हो गया, 6.5 रुपीज हो गया मेरा कंजम्पशन, ठीक है। तो मेरी क्या हुई, चेंज आई, ठीक है। कंजम्पशन बढ़ने की वजह से मेरी इनकम बढ़ने की वजह से मेरी कंजम्पशन में चेंज आई, ठीक है। तो इट इज नोन एज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है, कि जो इनकम में जो चेंज आता है उसी के प्रोपोर्शनेट कंजम्पशन में चेंज होना। फाइन, समझ गए, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये देखते हैं क्या है। इट इज अ चेंज इन सेविंग पर यूनिट इन इनकम। ये सारे कंसेप्ट आपको विद पैराग्राफ में फिर से समझा रही हूँ, इसलिए अभी आप समझना कि वहां पर मैं सिर्फ कर्व समझा सकूं, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, इट इज द चेंज इन सेविंग, ठीक है, पर यूनिट चेंज इन इनकम, कि पर यूनिट ऑफ इनकम में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट ऑफ इनकम में कितना चेंज आ रहा है। तो मेरी सेविंग में क्या चेंज आएगा, मेरी सेविंग में क्या चेंज आएगा, ठीक है। मेरी सेविंग में, आई थिंक मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है।
तो मेरी सेविंग में कितना चेंज आएगा अगर मेरे इनकम की यूनिट में चेंज हुआ है तो, ठीक है, इनकम की यूनिट में चेंज हुआ है तो इट इज डिनोटेड बाय यस एंड इज इक्वल टू ए माइनस सी, ठीक है। तो ये कैसे डिनोट होता है, यस इज इक्वल टू 1 माइनस सी, क्योंकि 1 यूनिट में चेंज हो रहा है ना, 1 यूनिट में चेंज हो रहा है हमारे, तो ये इस तरीके से डिनोट होता है कि सेविंग इज इक्वल टू 1 माइनस सी। ओके, समझ गए आप लोग। इट इम्प्लाइज दैट एस सी प्लस 1 इज इक्वल टू एस सी प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन दोनों की प्लस और ये इक्वल टू 1 है, ठीक है, मतलब 1 यूनिट से चेंज आ रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो, समझ रहे हो, राइट। ओके, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये क्या है कि इट इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, पर यूनिट, ठीक है, मतलब जितना कंजम्पशन चेंज हो रहा है उतना ही चेंज इनकम में हो रहा है क्या, नहीं, ये पर यूनिट है, पर यूनिट, इसीलिए इसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। मतलब कंजम्पशन में चेंज आएगा क्योंकि इनकम में चेंज आ रहा है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। पर यूनिट ऑफ इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, बट कितना कितना मतलब एग्जैक्टली इतने ही नंबर में चेंजेस आ रहा है ये यहाँ पर हमें नहीं पता चलता। एन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज अ सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम, ठीक है, कि पर यूनिट ऑफ इनकम के चेंज होने से कितनी हमारी सेविंग बढ़ रही है, कितनी हमारी सेविंग बढ़ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, समझ गए आप लोग। ये सारे चारों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अलग अलग ग्राफ है जो हम आगे देखने वाले हैं, और अगर ये आपने एक बार अच्छे से कर लिया ना, सो आपको आगे ग्राफ समझने में आसानी जाएगी। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। चलिए, कंजम्पशन फंक्शन क्या है पहले वो समझ लेते हैं, एक बार कंजम्पशन फंक्शन भी समझ लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम और एन इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, टोटल इनकम या फिर इंक्रीज होना इनकम में, दैट कंज्यूमर टेंड टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर टू सेव, ठीक है। तो हमारी इनकम में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, या फिर हमारी इनकम बढ़ रही है, तो कंज्यूमर उसे सेव करने के बजाय वो क्या करेगा, उसे स्पेंड करेगा। दिस इज नोन एज द कंजम्पशन फंक्शन, ये है कंजम्पशन फंक्शन। ओके, रिलेशन ऑफ कंजम्पशन विद नेशनल इनकम इज फंक्शनल, ठीक है, नेशनल इनकम के साथ इसका जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का रिलेशन जो नेशनल इनकम के साथ है ये फंक्शनल है। ओके, ये क्या है, फंक्शनल है। व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, जब हमारी इनकम ये इक्वल है कंजम्पशन के, ठीक है, कंजम्पशन के इक्वल है, तो इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। कैसे, देखिए, अगर हमारी इनकम 0 है फिर भी हमारा कंजम्पशन 50 होगा। ऐसा हो सकता है कि हमारी इनकम कुछ भी नहीं है और फिर भी हम लोग मतलब हमारी इनकम 0 है तो हमारा कंजम्पशन 0, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इनकम अगर 0 भी रहती है तो कभी ना कभी हमारा कंजम्पशन क्या होता है, कभी ना कभी हमारा कंजम्पशन क्या होता है, सामने आता है, ठीक है, कंजम्पशन होता ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कंजम्पशन ना हो, ठीक है, समझ गए आप लोग। सो अगर मेरी इनकम 10 है फिर भी मेरा कंजम्पशन 60 है, इनकम 20 है फिर भी मेरा कंजम्पशन 50 है, 30 है फिर भी मेरा कंजम्पशन 50 है, 40 है फिर भी मेरा कंजम्पशन 50 है, 50 इनकम है और 50 कंजम्पशन है, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन योर इनकम इज इक्वल टू योर कंजम्पशन, ठीक है, समझ गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कंजम्पशन फंक्शन। ओके, आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। आई नो इट इज फास्ट बट इट इज द रिविजन, ठीक है, आप लोगों ने एक बार इसे कर लिया है उसके बाद ही हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इज अ रिविजन, इससे थोड़ा फास्ट है, अदरवाइज आई होप ये समझ रहा है, ठीक है, समझ जैसा है बट इट इज अ बीट फास्ट बिकॉज इट इज अ रिविजन। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने एपीसी एंड एमपीसी देखा था, राइट, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था एपीसी एंड एमपीसी। सो हमने देखा था व्हाट इज द एपीसी एंड एमपीसी, ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने उसकी कंसेप्ट ली है, ठीक है, फिर से एक बार करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, मतलब हमारा कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, कितनी चेंज आ रहा है कंजम्पशन और इनकम में, ठीक है, सिर्फ यूनिट का फर्क है, ज्यादा नहीं, बट ये क्या है, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, एग्जैक्ट रेशो है कि इतना चेंज इनकम में आए तो इतना चेंज कंजम्पशन में आ रहा है, ठीक है, दिस इज एपीसी एंड एमपीसी। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ देखते हैं। ओके फाइन, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये एपीसी और एमपीसी के, पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं। दिस इज द कंजम्पशन, ये है आपका कंजम्पशन और ये है इनकम, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 350 इनकम होने के बाद हमारा कंजम्पशन इतना हाई, ठीक है, हमारा कंजम्पशन इतना हाई, लेकिन देखिए ये क्या हो गया कि एपीसी में चेंज है, ठीक है, इनकम में यहाँ इनकम में चेंज हो रहा है, यहाँ इनकम में चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, तो कितने यूनिट से कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, कितने यूनिट से कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, बट व्हाट इज दिस इज द मेजर पॉइंट, ठीक है, ये मेजर पॉइंट है
कि इतना कंजम्पशन में चेंज होने की वजह से, ठीक है, सॉरी, इतना इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में इतना चेंज हो रहा है, ठीक है, कंजम्पशन में इतना चेंज हो रहा है, इनकम में कितना चेंज है, इतना, बट कंजम्पशन में कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए हो, ठीक है। तो दिस इज द कर्व। तो अगर आपको कर्व आए तो आप ऐसा कर्व ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कर्व निकालना है, पूछा जाए एग्जाम में, तो यू कैन ड्रॉ कर्व लाइक दिस, ठीक है, आप ऐसा कर्व ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मेजर पॉइंट्स क्या है, देखिए एपीसी के मेजर पॉइंट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कभी भी क्या 1 से क्या हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, एपीसी हमेशा 1 से बड़ा होगा। देखिए आपका इनकम नहीं भी रहा, ठीक है, आपका इनकम नहीं भी रहा, तो यू हैव टू कंज्यूम, खर्चा तो आप करेंगे, तो एपीसी हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एपीसी 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। एपीसी कांट बी स्मॉल, ठीक है। एपीसी 1 से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा कि छोटा होगा, एपीसी 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 हमेशा एपीसी से छोटा होगा, ठीक है, 1 हमेशा एपीसी से छोटा होगा, एपीसी हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। एपीसी कब फॉल होगा, जब इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है। एपीसी कब फॉल होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कब फॉल होगा, जब इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है। एंड एपीसी कैन नेवर बी जीरो, हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये मोर देन 1 नहीं हो सकता है ना, एपीसी कैन बी मोर देन 1, एपीसी कांट बी स्मॉलर देन 1, ठीक है। एपीसी 1 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। एपीसी 1 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1, फाइन। दिस आर द पॉइंट्स। कंफ्यूज हो गए हो तो एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, आई होप समझ में आया है, बट अगर आप यू स्टिल फील कंफ्यूज देन आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन, ठीक है। अलाउ मी अ मिनट, आई विल ड्रॉप दिस फॉर यू। सो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। तो एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, ठीक है, एपीसी इज इक्वल टू 1 हो सकता है, एपीसी इज लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है। एपीसी फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम, एपीसी कब नीचे गिरता है, कब फॉल होता है, जब इनकम बढ़ती है, ठीक है, जब इनकम बढ़ती है तब एपीसी फॉल होता है। एंड एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, इस पर से आपको एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, फाइन। अभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एमपीसी के। सो एमपीसी वरीज बिटवीन 0 एंड 1, एमपीसी हमेशा 0 एंड 1 के बीच में वराई होता है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, ठीक है। एमपीसी हमेशा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमेशा गरीब लोगों की ज्यादा होगी, राइट, गरीब लोगों की हमेशा ज्यादा होगी, उनकी जैसे ही इनकम बढ़ेगी, ठीक है, उनकी जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे ही वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पहले जो चीजें थी वो नहीं मिल रही थी, तो इनकम बढ़ने से वो सारी चीजें उनको अब मिल सकती है। सो उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये हमेशा ज्यादा होगा देन रिच, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज द मेजर पॉइंट, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ओके। एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एमपीसी धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे कम होगा। देखिए आपको रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी अगर आया, ठीक है, तो आप ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फाइन। अगर आपको रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी पूछा गया तो फाइन, चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज द सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय यस फंक्शनल टू वाई, वेयर यस इज सेविंग, वाई इज नेशनल इनकम एंड एफ इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, समझ गए आप। तो आपकी सेविंग क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग फंक्शन मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव, कि आप कितना सेव करते हो, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एस इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, जिसमें एस का मतलब है सेविंग, वाई का मतलब है नेशनल इनकम, एंड दिस इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। आपको पता है फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इससे पहले भी आया अभी पीपीटी में फंक्शनल रिलेशनशिप, एक बार वो भी रिवाइज कर ले, अगर आपको आया तो आप इससे लिख सकते हो, राइट। तो क्या होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, कि एक की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करती है, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होते हैं, तो इनकी रिलेशनशिप फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। ये कर्व देख रहे हैं आप लोग, तो ये कर्व देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है, निगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर सेविंग निगेटिव है, क्योंकि अभी आपकी कोई कंजम्पशन है क्या, सॉरी अभी आपकी इनकम है क्या, नहीं, आपकी इनकम भी नहीं है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी
वैसे वैसे आपका सेविंग पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है। अभी आपकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन आप अभी सेव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई इनकम ही नहीं है, ठीक है। बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी सेविंग पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। ये है आपका सेविंग फंक्शन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सो सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन हम लोग समझ चुके, हम लोग एपीसी एमपीसी समझ चुके, हम लोग एपीएस और एमपीएस भी समझ चुके, बट फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इज कॉल्ड एज एपीएस, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ये क्या है कि आपकी इनकम में चेंज होने से आपकी सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है आपकी सेविंग में, ठीक है। और ये क्या है, वेयर एज चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, मतलब एग्जैक्टली जो चेंज सेविंग में हो रहा है वही सेम चेंज यहाँ पर इनकम में होगा, ठीक है। तो एपीसी कैन बी लेस देन जीरो, एपीएस लेस देन जीरो हो सकता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, बट एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन जीरो। प्लीज ये पॉइंट्स याद रखिए, जो मैंने पॉइंट्स बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप इसे याद रखिए, ठीक है। मैं रिवाइज जो करा रही हूँ तो इस वक्त इन पॉइंट्स को प्लीज प्लीज याद रखिएगा। फाइन, चलिए ये देखते हैं, अभी इनके कर्व समझ लेते हैं, ठीक है, दोनों के कर्व। सो एपीएस एंड एमपीएस का कर्व देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये है आपकी इनकम, ठीक है। ये क्या है आपकी एम्प्लॉयमेंट और इनकम, ठीक है। और ये है आपकी सेविंग, ठीक है, ये है आपकी सेविंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया, एडी इज इक्वल टू एएस का, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। फाइन, तो ये देखिए, अलाउ मी अ मिनट, ये थोड़ा सा छोटा है ना तो हम इसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो जो स्लाइड है वो गलत है, सो ये स्लाइड यूज करते हैं, ठीक है। सो एपीएस हम क्या देख रहे हैं, एपीएस देख रहे हैं, ठीक है, एपीएस देख रहे हैं, राइट। सो इससे हम समझते हैं इस कर्व से कि एपीएस का मतलब एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए ये आपकी इनकम है, ठीक है, ये आपकी इनकम है जो बढ़ रही है, ठीक है, जो बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। ये सेविंग है जो बढ़ रही है, एंड ये आपकी इनकम है, ठीक है, ये इनकम है। फाइन, समझ रहे हो आप लोग, ये इनकम है, दिस इज द इनकम एंड दिस इज द सेविंग। तो पहले आपकी सेविंग निगेटिव थी, क्या थी, निगेटिव थी, क्योंकि आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है, आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है, ये आपकी इनकम है जो बढ़ रही है, ठीक है, ये आपकी इनकम है जो बढ़ रही है। तो आपकी सेविंग क्या हो रही है, आपकी सेविंग भी बढ़ रही है, सेविंग भी बढ़ रही है। तो इनकम में चेंज आ रहा है तो उसके साथ आपकी सेविंग में भी चेंज आएगा, राइट, आपकी सेविंग में भी चेंज आएगा। तो अगर एग्जाम में आपको ये पूछा जाए तो इट्स एन रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इसे ड्रॉ कीजिए, आपको 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखे एमपीएस, ठीक है, ये डायग्राम डिलीट कर दीजिए, इसे ध्यान में मत रखिए। तो एपीएस के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एपीएस कैन बी जीरो, ठीक है, हमने अभी देखा, ठीक है, एपीएस कैन बी जीरो, ये देखिए ये जीरो है ना, राइट। तो एपीएस कैन बी जीरो, ठीक है। देन कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, ठीक है, एपीएस वन नहीं हो सकता है, फिर मोर देन वन नहीं हो सकता, ये याद रखिए, ये लर्न कीजिए। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन, राइट, हमने देखा है कि एपीएस नेगेटिव हो सकता है या लेस देन वन हो सकता है। एपीएस कब राइज होता है, विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, एपीएस कब बढ़ता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तब बढ़ता है, राइट। अभी एमपीएस देखते हैं, ठीक है, देखिए एमपीएस क्या है, दिस इज योर इनकम, ठीक है, ये आपकी इनकम है, ये आपकी सेविंग है, ये आपकी क्या है, सेविंग है, ये इनकम, ये सेविंग। तो एपीएस वराइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अभी पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, देखिए कितना इनकम में चेंज आ रहा है, जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही सेविंग में चेंज आ रहा है, ठीक है, उतना ही सेविंग में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है, इधर देखिए। और अगर आपकी इनकम इतनी चेंज हो गई, पहले आपकी सेविंग इतने से बढ़ी, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम इतनी चेंज हुई, तो एग्जैक्ट चेंज है, ठीक है, एग्जैक्ट चेंज है, इतनी इनकम बढ़ने से आपकी सेविंग इतनी बढ़ी। अभी आपकी इनकम इतनी बढ़ गई तो आपकी सेविंग कितनी बढ़ रही, इतनी बढ़ रही, तो एग्जैक्ट चेंज है, ठीक है, एग्जैक्ट चेंज है। समझ गए आप लोग, आई होप आप समझ गए, ठीक है। ये दो चीजें याद रखिए, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है, एपीसी एंड एपीएस हमेशा इक्वल टू 1 होते हैं, और एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू हमेशा 1, ठीक है, ये भी हमेशा 1 होंगे। फाइन, चलिए हम लोगों ने अभी समझ लिया। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, विच इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब क्या है बताइए, लेट्स रिवाइज इट, ओके, लेट्स
सो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कि हमारी लेवल ऑफ इनकम कितनी है और उसको अलग अलग फैक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम कितनी है और अलग फैक्टर से कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो चेंज आती है इनकम में चेंज होने की वजह से, ठीक है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें चेंज आए इनकम में चेंज होने की वजह से। देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम, ओके ऐसे देखते हैं। तो ये इनकम है, ठीक है, ये इनकम है। तो पहले इनकम इतनी थी तो उन्होंने कितना सेविंग की, इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट की। फिर ये इनकम बढ़ी, ठीक है, ये इनकम बढ़ी तो उनकी सेविंग क्या हुई, सॉरी इन्वेस्टमेंट क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। फिर ये इनकम और बढ़ी तो उनकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई, ठीक है। समझ गए आप लोग, मतलब इनकम बढ़ रही है तभी इनकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। दिस इज इंड्यूस्ड। बट ऑटोनोमस मतलब कि इनका कोई लेना देना नहीं है लेवल ऑफ इनकम से, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है और ये इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग, यहाँ पर इनकम में चेंज आने की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है। बट ऑटोनोमस में वो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता कि इनकम बढ़ रही है या नहीं। उनका जो ये है इन्वेस्टमेंट वो हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। दिस इज द सम डेफिनेशन से डेफिनेशन हमें देखनी है। एक्स एंटे कंजम्पशन, एक्स एंटे कंजम्पशन मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लान टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, मतलब एक पीरियड में हमें इतना कंजम्पशन करना है, ये प्लान्ड है। दिस इज नोन एज एक्स एंटे कंजम्पशन। एंड सेम फॉर इन्वेस्टमेंट, कि हमारा प्लान है कि हमें इस एक साल में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। समझ गए आप लोग, मतलब फिक्स्ड रहना, फिक्स पीरियड, ठीक है, फिक्स चीजें है, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्स एंटे। आई होप आप समझ गए हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो 1 आवर की हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हार्डली हाफ एन आवर लगेंगे, 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके फाइन। चलिए आज हमने 3 चैप्टर किए हैं, 1 घंटे में 3 चैप्टर हो चुके हैं आपके, 1 घंटा भी नहीं लगा, इट्स ओनली 50 मिनट्स, ठीक है। सिर्फ 50 मिनट्स में आपके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। आप इससे आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, राइट। दिस इज ओनली फॉर रिविजन, तो प्लीज इससे गो थ्रू कीजिए। आप एक बार इससे गो थ्रू करेंगे तो आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है, हर एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी, ओके। सो थैंक यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, जिसमें हम बचे हुए चैप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, रिविजन कर रहे हैं, ओके। दिस इज द ओनली 52 मिनट्स का वीडियो, ओके। ये बहुत छोटा वीडियोस है, तो आपकी सारी रिविजन 3 चैप्टर की हमने 52 मिनट्स में कवर की है, दैट्स ग्रेट, राइट। सो प्लीज वॉच इट, ओके, थैंक यू सो मच।